और जिसे पढ़ना होता है वो आ ही जाता है। जी लाइव कर दिए। बाकी मेरी अपनी जो क्या कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी ये होती है कि मुझे डर लगा रहता है कि पिछला क्लास में अगर ठीक से कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो अगला क्लास जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। मैंने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें कोई व्यूज नहीं थे जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि जो एक तो होमवर्क कोई नहीं कर रहा है। जो होमवर्क के लिए कहा गया था कि 2 गज़लें लिख के उसमें डालिए, इसका असल मकसद ये था होमवर्क का कि एक तो धीरे धीरे आपके पसंद का नोटबुक तैयार होगा और आप गजलों के ज्यादा क्लोज होंगे आप। और जब आपकी क्लोजनेस बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपको सवाल आपके दिमाग में पैदा होंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं। फिर वो सवाल के साथ साथ जो है आपको सवाल जब पैदा होंगे तो जाहिर है उसके जवाब आप तलाश करेंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का। और इंसान जब कोशिश करता है तो धीरे धीरे चीजों को सीखता है। जैसा कि मैं अभी ऑफलाइन पे कह रहा था जब लाइव हो रही थी पहले, कि कोई भी फन जो है ना, वो चाहे म्यूजिक है, हारमोनियम सीखना है, तबला सीखना है, वोकल भी है, अगर गाना सीखना है, शायरी करना है, ये सारी चीजें जो है ना रियाजत की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा हमारे फन में स्मूथनेस आती है और उसकी वैल्यू मिलती है आपको। अगर हम उसको प्रैक्टिस कम करें या ना करें तो धीरे धीरे चीजें जो है छूट छूट जाती हैं। यही वजह है कि डेली फन, आप कोई भी फन जब सीख रहे होते हैं तो आपके उस्ताद या आपका जो भी गाइड है वो आपको डेली रियाज करने के लिए, डेली प्रैक्टिस करने के लिए करता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट करती है। यही प्रैक्टिस की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीजों को, ये अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी फन जो है वो परफेक्शन चाहता है और परफेक्शन के लिए उसको कंटिन्यू जो है वो आदमी को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस जब करता है तो उसी से परफेक्शन आता है। कुछ फन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के साथ ही वो परफेक्ट होते हैं। जैसे मैं पहलवानी, अब आप चाहे हम जितना भी दाव आपको जबानी सिखा दें, जब तक आप अखाड़े में उतर के और दाव मारना नहीं जानेंगे तो पहलवान आप नहीं हो सकते, सीख नहीं सकते। जब तक कि सामने वाला आपको पटकेगा नहीं तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आप कैसे उसे पटक सकते थे या डिफेंस कर सकते थे। सेम उसी तरीके से शायरी भी बिल्कुल ये सही। फन है कि यहाँ पे यहाँ दो किस्म की मेहनत होती है। इस वजह से ये फन दूसरे फन के मुकाबले में ज्यादा अहमियत और रेस्पेक्ट का हामिल है और उसे रेस्पेक्ट हासिल है, इसलिए कि यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं है बल्कि यहाँ दिमाग भी लगता है। दूसरे फन में मेहनत ज्यादा होती है। जैसे एक सिंगर है, गा रहा है तो वो बहुत मेहनत करता है, सीखता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको क्रिएशन उसके तरफ से नहीं होती है। तो इसी वजह, लेकिन शायरी एक ऐसा फन है कि यहाँ पे मेहनत भी आपको उतनी करनी होती है और आपको जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। पढ़ना है आपको, टाइम देना है आपको, लिखना है आपको, नोट तैयार करने हैं आपको, और फिर उसके बाद से सोचना भी है आपको। अच्छी शायरी के लिए, क्रिएशन जो है वो के लिए आपको नई नई चीजें सोचना है। नई चीजों के लिए, नए दिमाग बनाने के लिए आपको नए नए मजामीन, दुनिया के मामलात पे निगाह रखना, ये सारी चीजें जो है उसका हिस्सा होती हैं। आज जो हम लोग पिछले क्लासेस में गजल के हवाले से, आज चूंकि गजल वर्कशॉप का क्लास 3 है, तो इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है इसके गजल के अज्जा, यानी गजल के पार्ट क्या क्या थे। उसमें बात हुई थी रदीफ की, काफिए की, बहर की। तो हम यहाँ पे रदीफ, और अभी हम गजल के फुल बॉडी पे नहीं बल्कि इनके जो पार्ट्स हैं उस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में, आप लोगों को सबको याद होगा कि काफिए पे हम लोगों ने बात की, करने से पहले हम लोगों ने संधि विच्छेद भी पढ़ा था।
ये काफिये के हवाले से संधि विच्छेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी लफ्जों की बुनत के लिए शायरी में लफ्जों को तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वो किसी भी लुगत में डिक्शनरी में आप जाके देखेंगे तो लफ्जों का एक स्ट्रक्चर होता है, शब्द के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको जब ब्रेक करते हैं तभी हम दूसरे शब्द के साथ उसको जोड़ने में आपको आसानी होगी। तो अब एक चीज आप लोगों के पास नोटबुक होगा, जिसका माइक का यूज में नहीं है, बंद कर सकता है वो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसी भी क्लास में किसी भी लफ्ज को उस दिन जिस तरीके से हम लोग तोड़ रहे थे, आज हम फिर कुछ लफ्जों को तोड़ के देखेंगे कि लफ्ज कैसे होते हैं। उस दिन तो हम लोगों ने काफिये के मुताबिक लफ्जों को तोड़ा था, आज हम लोग देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नोटबुक पे आप लिखिए कोई एक लफ्ज, जैसा कि मैं लिख रहा हूं दरवाजा। आप अपने नोटबुक पे लिखिए दरवाजा। अब जब हम इसे लुगत में जाएंगे, डिक्शनरी में जाएंगे, तो इसका जो बुनत होगी लफ्ज की, दर वा यानी दाल, अगर उर्दू में हम इसे देखेंगे तो दाल रे जबर दर, वाव अलिफ जबर वा, जे और छोटी है मिला के दरवाजा। अगर हम इसको नौमरिक में तोड़ेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने काफिये के लिए तोड़ा था, उस इसको भी जब हम नौमरिक में तोड़ेंगे तो दरवाजा को कैसे तोड़ेंगे? अगर नौमरिक बनाएंगे तो 2 + 2 + 2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कोई वर्ड हम लेते हैं, कोई भी एक वर्ड करें, दर्द, जो शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है, दर्द, दाल रे जबर दर और द, 2 + 1। एक लफ्ज हमने ले लिया जैसे किताब, किताब, या भी इसको नोमरिक में हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1। 1। अब हम किसी और वर्ड की तरफ चलते हैं, जैसे कि अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं शायरी में, सहर। सहर के माने क्या होते हैं? बहरहाल हम लोग यहां बोलते हैं तो सहर दो लफ्ज यूज होते हैं, एक सहर जो सुबह के लिए यूज होता है और एक सहर जादू के लिए यूज होता है। बिल्कुल। सहर एक उसके जो लिखने का तरीका है, उसकी स्पेलिंग अलग अलग स्वाद होती से होता है, एक स्वाद से होता है, एक सीन से होता है। बहरहाल दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मानी अलग अलग होते हैं। सहर को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? स हर, हाँ, सहर। यानी यहां पे 1 कैसे + बना? 2। 1 + 2, बिल्कुल। एक लफ्ज हम आगे लेते हैं, नकेल, न के ल। आरती जी आपका माइक बंद है, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं कह रही हूँ आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है धीरे से? असल में आदमी जो है घबराया हुआ रहता है ना। आप अपना वॉल्यूम तेज करें, इनकी आवाज सही आ रही है। मेरा ख्याल से मेरे तरफ से तो इधर सब ठीक लग रहा नहीं, है। आपकी आवाज सही आ रही है मुझे। जी, आपके यहाँ हो सकता है कि वो माइक कम हो, आप उसको तेज कर लीजिए। मैं अब एक लफ्ज इस्तेमाल का, जैसे कि अभी कहा कि करें, नकेल, न के ल, यानी नू, अगर उर्दू में लिखेंगे तो नू, काफ बड़ा और ये और लाम। ये कैसे टूटेगा अगर हम उसे तोड़ने जाएंगे तो? 1 to 1। 1 + 2 1 + 1। to 1, ठीक है। एक दूसरा वर्ड, हम कोई और एक नया वर्ड ले लेते हैं, सलाम, सलाम, 1 to 1। 1 to 1। 1 to 1, ठीक है। एक लफ्ज है सियासत,
स या सत, 1 2 1 2 + 2 + 1 + 1 1, ठीक है। अब देखें ये हम लोगों ने अब तक कितने लफ्जों को तोड़ा? 7 7 को तोड़ा हम लोगों ने। और आप लोग लफ्ज बताइए, कोई भी। आरती जी कोई लफ्ज बोलिए। एक लफ्ज है, ख्यालात। एक लफ्ज है अफरोज। चलिए अफरोज, ठीक है, ओके। अफ रोज, 2 2 प्लस to 2 1 प्लस 2 1, + ठीक है। आरती जी आप क्या लफ्ज बता रही थी? ख्यालात। खयालात। अब देखें, ख या ला त, कैसे टूटेगा ये? 1 + 1 1 2 2 + 1 1। ओके। अब हम ये देखें, 7 8 9 लफ्ज हम लोगों ने तोड़ा है। आपने देखा यहाँ पे कोई भी लफ्ज जो है ना, ये या तो 1 से शुरू हो रहा होगा या 2 से शुरू हो रहा होगा। कोई ऐसा लफ्ज मिला जो नहीं। इसके अलावा किसी से टूट रहा है? जो जबानें अपने सब कंटिनेंट में बोली जाती हैं, ये तकरीबन सभी जबानों में यही फॉर्मूला यूज होता है, हिंदी में भी उर्दू में भी। ये लफ्ज 1 से टूटते हैं, ये टूट के या तो 1 से शुरू होते हैं या 2 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो कोई 3 या 4 से शुरू नहीं हो रहा होगा। 4 से शुरू होगा तो वही 2 2 हो जाएगा या 1 2 1 हो जाएगा। जब हम मिसरे की असेंबलिंग पे जाएंगे आगे, तो हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि अगर ये मिसरा हमारा 1 से शुरू हो रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को नोटबुक बनवा के गजलों को लिखने के लिए कह रहा था, ताकि जब आप ये इस सब्जेक्ट तक जब पहुंचेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। अभी जो गजल उस दिन खुशनुमा ने पोस्ट किया था, मैं देख रहा हूं, 1 मिनट, वो ग्रुप में। तो शायद ये देखिए, अहमद फराज की गजल है, बहुत बड़े शायर हैं, हम सब उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो जो आ जाते तुझे आंखों में सितारे लेकर, जाने किस देश गए ख्वाब हमारे लेकर, छांव में बैठने वाले ही तो सबसे पहले, पेड़ गिरता है तो आ जाते हैं आरे लेकर। अब ये देखें, यहाँ पे जब मिसरे की शुरुआत हो रही है, तो आप देखेंगे कि अगर मिसरा पहला जो है 2 से शुरू हुआ है, तो नीचे वाला मिसरा भी 2 से शुरू हो। समझ में आ रही है ये बात? तो जब हम मिसरे की असेंबलिंग करेंगे तो उसका तरीका ये होता है इजी, जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं है हमें। तो पहला उसका तरीका ये होता है कि हम पहले उसके रदीफ को रखते हैं सामने, फिर उसमें हम काफिये को जोड़ते हैं, और फिर उस मिसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। जब मिसरा नीचे वाला जो है पूरे तरीके से हो जाता है, तब हम उसके ऊपर एक दूसरा मिसरा लगाते हैं ताकि उसकी बाउंडिंग हो सके। ये 1 और 2 वाला तो मामला आप लोगों के समझ में आ गया है। हम बहुत जल्दी तेजी से ना हम मिसरा तरह पे जाएंगे, ताकि वो मिसरा तरह के साथ साथ ही ना पढ़ा वो भी अब समझना आसान होता जाए आप लोगों को। मैं बहरों में की जो पढ़ाई होती है, उस दिन भी मैंने कहा था कि एक इनविजिबल चीज होती है गजल में जो दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं बहर, जिसका पूरा बेस होता है। बहर जो है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, वो जब पहले अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आप कंफ्यूज करेंगे उसमें। ओके, तो इसलिए हम
जब मिसरा तरह पे जाएंगे, सीधे मिसरा लिख देंगे आप लोगों को, और आप अपने हिसाब से जब लिखेंगे ना, तो वो धीरे धीरे बहरे भी आपके समझ में आने लगेंगे। तो काफिये के उस दिन होमवर्क में आप लोगों ने कुछ काफिये को बताया था, फिर आगे आप लोगों ने काफिये पे नई बात की, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग जो है मिसरा देना शुरू किया जाएगा, और आप लोग मिसरे पे लिखने की कोशिश करें। और ये होमवर्क जो था पहले, जो 2 गजल डेली लिख के पोस्ट करना है, ये डेली का होमवर्क रहेगा, वो आप पोस्ट करते रहें। प्लस अब जब हम मिसरा आपको देंगे, इस मिसरे पे अपनी गजल कह के फिर उसमें पोस्ट करें। जाहिर है वो अच्छी आप नहीं लिख पाएंगी, या टेढ़े मेढ़े लिखेंगे, कोई छोटा मिसरा होगा, कोई बड़ा मिसरा होगा। जब उसको सही किया जाएगा तो आपके समझ में आने लगेगा, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने लफ्जों की हैयत को समझने के लिए संधि विच्छेद किया था, लफ्जों को तोड़ा था, हिंदी में उसे संधि विच्छेद कहते हैं, उसको ये शायरी में बहुत अहमियत है उसकी। आप मसलसल जब शेर की बुनत होगी, तो शेर की बुनत में ये जरूरी होगा कि आप लफ्जों की बारीकियों को समझें। जब तक आप इन लफ्जों की बारीकियों को नहीं समझेंगे, आप एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को जोड़ नहीं पाएंगे। और इसी तोड़ने में जो पिछले दिनों काफिये की बुनत में हम लोगों ने जो उस दिन लफ्जों को तोड़ा था, उसी तरीके से मिसरे के हर लफ्जों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लफ्जों की तोड़फोड़ का जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो मैं अभी कह रहा था कि जैसे हम किसी भी लफ्ज को तोड़ते हैं, उस दिन काफिये के लिहाज से हम तोड़ रहे थे, आज हम रैंडम तोड़ रहे हैं। किसी भी लफ्ज की हैयत उसके लुगत में, डिक्शनरी में क्लियर की जाती है। हम जिस तरह बोलते हैं, असल में लफ्ज उसी तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो उसी तरह बने होते हैं तलफ्फुज की बुनियाद पे। तो अभी हम तोड़फोड़ की आप बात कर रहे थे कामरान भाई, तो ये जिस तरीके से हम अभी तोड़ रहे हैं, अभी भी एक लफ्ज था, वो कुशमा हम लोगों ने किसको, पहले लफ्ज दरवाजा को हम लोगों ने तोड़ा जी। दरवाजा, दर 221 को हम लोगों ने कहा, हाँ। जैसे बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब हम लोग तेजी से आज हम गजल के जो दूसरे यानी रदीफ और काफिया के अलावा एक चीज थी मतला और मक्ता। गजल को जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसको पहला शेर जो होगा वो मतला कहलाता है। और मतला क्यों कहलाता है? मतला इसलिए कहलाता है कि उसकी शक्ल ये होती है कि उसमें दोनों मिसरों में काफिया होगा और दोनों मिसरे में रदीफ होगी। इस शक्ल में जो शेर हम कहेंगे उसको हम मतला कहते हैं। गजल में मतला इसलिए उस लफ्ज को कहते हैं, मतला कहते हैं ओपनिंग को। उर्दू में तुलू होना, उदय होना, उदय होना होता ना हिंदी में, जैसे सूरज को उदय। तो जो गजल की ओपनिंग वहां से हो रही होती है, इसीलिए उसको मतला उसका नाम दिया गया है। ये लफ्ज अरबी से आता है। तो मतला की शक्ल जो होगी वो एक मिसरे में काफिया होगा, फिर दूसरे मिसरे में भी काफिया होगा, यकीनन रदीफ दोनों में होंगी। ओके, अगरचे गजल रदीफ वाली है, जैसा कि हमने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि बिना रदीफ की भी गजलें होती हैं, बिना रदीफ के भी कहे जा सकते हैं, लेकिन बिना काफिये की गजल नहीं होती। ओके, तो अगर आप रदीफ की, अभी तो हम रदीफ वाली ही गजल पे जाएंगे। ओके, मैं इसका एग्जाम्पल दूं? या मैंने बिना रदीफ वाली गजल जो है आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन दिमाग में आप लोगों के इसलिए नहीं है कि आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया पहले। जैसे कि आरती जी, आप आरजे हैं, आपने मेहदी हसन की गजल सुनिए, जो मेहदी हसन ने गाई है शहजाद अहमद साहब की गजल, जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, मुझे नहीं याद आ खाक रही। उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई।
ये देखें तमाशाई हरजाई इस तरह से उसमें आएगा, रदीफ नहीं होगी उसमें। बहरहाल वो हम उस पे प्रैक्टिस में जब जाएंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो ये एक पहले मतला होगा, जो गजल का पहला शेर होगा वो मतला होगा, और उसकी जो खसूसियत होगी कि वो दोनों मिसरे में काफिया होगा और दोनों मिसरे में रदीफ होगी। ठीक है जी। मैं ये कह उसके रही थी, बाद मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको। जी दिले नादान तुझे हुआ क्या है, जी आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी हुआ एंड दवा इसमें काफिया है, जी। और आप पहले है। ये बताइए कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये गजल आप लोगों को किसने पढ़ाया है? सबको मैं पहले देखता हूँ यही गजल पढ़ता है, वजह क्या है इसकी? ये आसान ये है ना। सिलेबस में थी पहले आसान ना। नहीं है ये आसान नहीं है। ये नए लोगों को भटकाने के लिए पढ़ाया जाता है इसे, ताकि वो कंफ्यूज कर जाए। वो ये बहरों के मामले में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बहरों के मामले में इसको उठा के दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये मफा से शुरू होती है, आखिर इस दर्द की दवा क्या, फाय से शुरू होता है। ये दो अलग अलग बहरें शुरू हो रही हैं यहाँ पे। ये गजल में सिर्फ गालिब ने एक जगह किया है अपने 1100 गजलों को लिखते हुए। ये उसको अलाउ किया जाता है जो बहुत परफेक्ट शायर हैं। नए लोगों को ये नहीं सिखाए जाते हैं। नए लोगों को वही सिखाया जाता है जो अभी हमने कहा कि ऊपर भी अगर दो से शुरू होगा तो नीचे भी दो से शुरू होगा। अगर आपने इस तरीके का कोई काम किया कि एक ऊपर वन से शुरू हो और नीचे दो से शुरू हो, गजल खारिज है ये, वो मानी शेर नहीं माना जाएगा उसको। गालिब का काम गालिब के पास छोड़ दीजिए, जब गालिब आप हो जाइएगा तो ऐसा काम कीजिएगा। आप गालिब नहीं है, यू हैव नहीं, मैं नॉट अलाउड टू डू लाइक दैट। आपको ये आपको लाइसेंस नहीं है कि इस तरीके की शायरी करें। ओके। गालिब को अलाउ था वो। आप भी जब इस तरीके के परफेक्शन आपके अंदर जब आ जाएगी तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, ये समझने के इब्तदाई लिए चीज तो ये बहुत आसान था ना, ये नहीं, दोनों बिल्कुल लोग। नहीं। इस गजल को उठा के साइड में रख दीजिए, ओके। और भी बहुत सारी गजलें हैं समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, ओके। अभी इतना ही समझिए कि जब गजल का मिसरा टू से शुरू होगा तो दूसरा मिसरा भी टू से शुरू होगा। ठीक एक है। वन से शुरू होगा, एक टू से शुरू होगा। गालिब का रहने दें। जब आप इस लेवल पे आ जाइएगा, जब आपके पास इतनी बहरों की परफेक्शन हो जाएगी, आपको बहर जब समझ में आने लगेंगे कि इस ज़िहाफ किसे कहते हैं, गजलों में बदलाव, बहरों में बदलाव किस तरह से आता है, ये उन लोगों के लिए है। ओके। बिल्कुल, लिख तो ओके दिया और हमें बताना ही नहीं आया कि हमने ये क्या लिखा है, तो जी। फायदा तो नहीं आप है। उस पे अभी मत जाइए। मैं पिछले दिनों भी वो अपने फरीद भाई भी, उस दिन मैंने पूछा चलिए कोई गजल सुनाइए, तो उन्होंने दिले नादा सुनाया। मैंने कहा ये कहां से लाते हैं आप लोग, ये बताइए। यानी पहली गजल आप लोग पढ़ते हैं दिले नादा तुझे हुआ क्या है। आपको इन लोगों को ये नहीं पता कि गालिब के दीवान में जो पहली गजल है वो क्या है। बिल्कुल नहीं मालूम। ये आखिरी गजल है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। ओह ये माय गॉड। जो दीवान की तरतीब होती है का जो बड़ी ये है, उसमें वो आखिरी वर्ड है अल्फा अबजद का। उस दिन मैंने अबजद पर बता रहा था ना आप लोगों को। पहली गजल किसी को याद नहीं है। कावे कावे शक्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। ये गजल याद नहीं रहती है किसी को, दिले नादा तुझे याद रह जाता है बाकायदा। वो पता नहीं शेर जी, मेरा ख्याल है वो जो पुराने सिलेबस है ना उसमें होती थी इस वजह से। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है, यकीन हाँ हो जी। सकता है, एग्रीड। वो क्लासेस में पढ़ाए गए होंगे पहले से, तो हल्की गजल की वजह से। तो वो ठीक है। जब हम वहां पे आएंगे ना, बहरों की ज़िहाफ पे जब हम पढ़ेंगे, तो हम वहां पे आएंगे कि वो क्यों एक से शुरू हो रही है और कहाँ पे कौन से ज़िहाफ लगते हैं। वो बहुत देर की चीज है, इब्तदाई चीज नहीं है। अभी आप अगर उस तरह से करने लगेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा
और आपको ये खुद नहीं पता चलेगा कि क्यों एक से शुरू हो रहा है, क्यों दो से शुरू हो रहा है। ओके, आप अभी वहां मत जाइए, बल्कि मैं तो मना करता हूं कि आपने मत कीजिए वो। नॉन ऑफ यू, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं करेंगे, वो तो आपकी गजल नहीं होगी या आपका करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से जब बहर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आज की तमाम बातें आप लोगों के समझ में हो सकता है कि कम आए या ना आए। मैं हमेशा से लफ्ज के अंदर हरफों को गिराना जिसे कहते हैं तख्ती में, मैं उसको भी अलाउ नहीं करता, अगरचे उसके मानी और हैयत में कोई बदलाव ला रहा। लफ्ज अगर कम से कम वो हरफों को गिराया जाए तो गजल सॉलिड होती है। खासतौर से गाने के लिए गजल उसमें कम से कम जो है इस तरीके की फनकारी की गई हो। लाइसेंस का इस्तेमाल जो है ना हर वक्त नहीं किया जाता है। मेरे पास लाइसेंस है, मैं बंदूक रखूंगा। वो बंदूक रखने वाले को अच्छा आदमी नहीं समझा जाता, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइसेंस दिया गया है आपको बंदूक रखने का, लेकिन ये आपके दिमाग में ये भी बात होनी चाहिए कि बंदूक रखने वाले को अच्छा आदमी नहीं समझा जाता। और कोई अच्छा आदमी लाइसेंस भी नहीं बनवाता है, वही बनवाता है ना जिसको दिलचस्पी होती है उसमें। तो आपकी भी दिलचस्पी उसमें नहीं होनी चाहिए। वो चलिए, जब आप इतने बड़े हो जाएं कि भाई आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 2-4 बंगले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर एक बंदूक भी हो जाए, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो अभी शुरू हो रहा है, उसको अभी ठीक तरीके से प्रमोशन नहीं लिया नौकरी में, उसको बंदूक चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए उसको। तो ये लाइसेंस का होना ये उनके लिए है जो बहुत परफेक्ट लोग हैं, जो परफेक्शन उस लेवल पे उनको आ गया है कि वो ठीक है, वो उनके पास जवाज है, वो जवाज उसको कहते हैं उर्दू शायरी में या शायरी में, फन में। जवाज का मतलब एक वजह बन गई, जवाज है उनके पास कि भाई इस तरह से गालिब ने किया था, हम भी करेंगे। तो आप वहां पे तब जाइए, अभी नहीं जाइए, अभी नॉर्मल शेर, ठीक है। मिसरातरा आप लोगों को ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय द वे, मैं अगले संडे को मुमकिन है कि मैं ट्रेवल पे हूं, मैं नहीं मुलाकात हो सकती है अगले संडे को, मैं बिजी हूं, ट्रेवल है मेरा, तो कहीं जाऊंगा। तो इसके बाद वाले संडे में इंशाल्लाह हम लोग फिर बैठेंगे और वो मैं मिसरे आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उसमें कुछ कहिएगा, थोड़ा बहुत जब कहिएगा तो उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को अंदाजा मिलेगा। कोशिश करें कि कोई लोकल शायर आप लोगों को मिले जो पर्सनल लेवल पे एक एक आदमी को बैठा के, जैसे कि आप किसी एक शायर से मिलेंगी तो वो आपको वहां पे पूरा इंटेंसिव केयर के साथ वो आपको सिखाएगा, तो वो आपको ज्यादा ये आएगा, बजाय इसके कि एक पूरे क्लास में हम एक दूसरे को सही करते रहें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू, मेरा ख्याल है इतना काफी है, और इस वक्त भारत में 2:37 हो गए हैं।